30 अक्टूबर 2025, मुंबई। ये दिन शुरू तो बिल्कुल नॉर्मल हुआ था, पर खत्म होते होते पूरे देश के लिए एक बुरा सपना बन गया। एक टीचर, 17 बच्चे और एक ऐसी हॉस्टेज सिचुएशन जिसने सबको सन्न कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, बल्कि शायद एक ऐसे सिस्टम की भी है जिसमें कुछ तो गड़बड़ थी। चलिए जानते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि खुद रोहित आर्या के हैं। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने ये कहा, ये एक ऐसी चौंकाने वाली बात थी जिसने एक भयानक संकट की शुरुआत की और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सब कुछ एक वेब सीरीज के लिए हो रहे एक आम से ऑडिशन से शुरू हुआ था, लेकिन बहुत ही जल्द ये एक भयानक हॉस्टेज सिचुएशन में बदल गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में एक सपना बुरे सपने में बदल गया। सुबह 10 बजे बच्चे बड़े उत्साह के साथ अपने सपनों को पूरा करने आए थे, लेकिन दोपहर 1 बजे तक वो एक जाल में फंस चुके थे। लंच का टाइम आया और गया, और जब बच्चे बाहर नहीं आए तो बाहर इंतजार कर रहे पेरेंट्स की चिंता बढ़ने लगी और देखते देखते पुलिस को बुलाना पड़ा। इस संकट का पैमाना दिल दहला देने वाला था। स्टूडियो के अंदर कुल 19 लोग फंसे हुए थे और उनमें से 17 तो बच्चे थे। हर गुजरते मिनट के साथ खतरा बढ़ता ही जा रहा था। रोहित आर्या ने ये सब अचानक नहीं किया था, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने स्टूडियो के फर्श पर ज्वलनशील केमिकल छिड़क दिया था और धमकी दे रहा था कि वो आग लगा देगा। इतना ही नहीं, उसने दीवारों पर मोशन सेंसर भी लगा रखे थे जो सीधे उसके फोन से कनेक्टेड थे। मतलब पुलिस की जरा सी भी हरकत पर उसे तुरंत पता चल जाता। बाहर माहौल बहुत तनावपूर्ण था। पुलिस को बहुत ही संभल कर कदम उठाना था। उन्हें पता था कि एक भी गलत कदम बहुत भारी पड़ सकता है। रोहित ने अपने वीडियो में ये सीधी धमकी दी थी, जिससे ये साफ हो गया था कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। पुलिस एक बहुत ही नाजुक हालात से निपट रही थी, अंदर बच्चों की जान दांव पर लगी थी। और यहीं पर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। रोहित को पैसे नहीं चाहिए थे, उसकी बस एक ही मांग थी, पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से बात करना। इस अजीब सी मांग ने मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। पुलिस ने एक बहुत ही डेयरिंग प्लान बनाया। एक इंस्पेक्टर ने रोहित को फोन पर बातों में लगाए रखा और इसी बीच फायर ब्रिगेड की टीम ने चुपचाप पीछे के रास्ते से बाथरूम की खिड़की की ग्रिल काट दी। जैसे ही रास्ता बना, क्विक रिस्पॉन्स टीम के कमांडोज अंदर घुस गए। 3.5 घंटे की उस दहशत के बाद सब खत्म हो गया था। ऑपरेशन कामयाब रहा और सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रोहित आर्या को गोली लगी और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। संकट तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। सवाल अब भी हवा में तैर रहे थे। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, एक इतना पढ़ा लिखा इंसान जो खुद एक स्कूल प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था, वो भला बच्चों को बंधक क्यों बनाएगा? हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, लेकिन अब ये समझना होगा कि आखिर ये सब हुआ क्यों। रोहित आर्य की कहानी विरोधाभासों से भरी है। उसकी जो बैकग्राउंड है वो उसके इस काम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। देखिए, रोहित आर्य कोई आम अपराधी नहीं था। वो सिम्बायोसिस और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट था। उसकी अपनी मीडिया कंपनी थी, और तो और वो सरकार की स्वच्छता मॉनिटर पहल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी था। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उसके कनेक्शंस भी काफी ऊंचे लेवल पर थे। वो अक्सर महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जैसे ताकतवर नेताओं के साथ मंच पर दिखता था।
इससे ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि इतने बड़े कॉन्टैक्ट्स वाला आदमी आखिर इतना बेबस कैसे हो सकता है। तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? ऐसा लगता है कि इस पूरी कहानी की जड़ रोहित और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक पैसों के विवाद में छिपी थी। विवाद का सेंटर पॉइंट था पैसा। रोहित का दावा था कि सरकार पर उसके स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट के 2 करोड़ रुपए बकाया हैं। और देखिए, ये जो हॉस्टेज वाली घटना थी ना, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये महीनों से चले आ रहे विरोध का नतीजा था। रोहित ने मंत्री के बंगले के बाहर प्रोटेस्ट किया और यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी की, जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। अब इस विवाद के 2 पहलू थे। एक तरफ रोहित का आरोप था कि सरकार ने उसे पैसे नहीं दिए, तो दूसरी तरफ सरकार का जवाब था कि रोहित ने सही डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए थे और उसकी कंपनी गलत तरीके से स्कूलों से फीस वसूल रही थी, जिसे जमा करने के आदेश कभी उसने पालन नहीं किया। कहानी में एक और पेंच तब आया जब पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने बताया कि उन्होंने तो रोहित की मदद के लिए अपनी जेब से 15 लाख रुपए दिए थे, एक बात जो खुद रोहित ने भी मानी थी। तो आखिर में हम कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों के साथ रह जाते हैं जो ये परेशान करने वाला मामला पीछे छोड़ गया है। क्या रोहित सिस्टम का शिकार था, एक प्रोफेशनल जिसे उसके काम का पैसा नहीं दिया गया, और जब उसकी बात बार बार अनसुनी की गई तो वो हताशा में ये खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर हो गया? या फिर, जैसा कि पुलिस का मानना है, क्या वो मानसिक तौर पर अस्थिर था, जो नियमों का पालन करने को तैयार ही नहीं था, और इसी वजह से ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक त्रासदी में बदल गया? लेकिन जो लोग उसे सबसे करीब से जानते थे, उसका परिवार, उसके पड़ोसी, वो तो उसे एक शांत और नॉर्मल इंसान बताते हैं। ये बात पुलिस की मानसिक रूप से अस्थिर वाली थ्योरी से बिल्कुल मेल नहीं खाती और इस पहेली को और भी उलझा देती है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सिस्टम के एक शिकार और एक ट्रेजेडी के विलेन के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ पर धुंधली हो जाती है? क्या रोहित एक पीड़ित था जिसे हालातों ने शैतान बना दिया, या वो शुरू से ही गलत था? शायद इसका जवाब हमें कभी न मिले, लेकिन ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है।